बाबा, मैं आपको ये तिरंगा गायब करके दिखाऊं? हाँ हाँ दिखाओ। अगड़म बगड़म गिली गिली छू, ऐ तिरंगे छू मंतर हो जा तू। और फिर विभोर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा तिरंगा जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया और अपने पिता से बोला, बाबा आंखें खोलिए और बताइए कहाँ गया तिरंगा? अरे अभी तो यही था। कहाँ गया? कमाल है भाई। मैं बताऊं बाबा, इसकी जेब में है वो। बड़ा आया नकली जादूगर। दीदी गंदी है। विधि, ये गलत बात है। हमारा विभोर एक बहुत अच्छा जादूगर है, तुम्हें उसके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाबा, आपने ही तो कहा था कि जादू तो बस हाथों की सफाई है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर कोई आपके हाथों की सफाई न पकड़ पाए तो उसके लिए तो ये जादू ही हुआ ना। और भाई, हम तो अपने विभोर की कलाकारी नहीं पकड़ पाए थे। आप देखना बाबा, एक दिन मैं बहुत बड़ा जादूगर बन के दिखाऊंगा और सबसे पहले ये दीदी को चिड़िया बनाकर उड़ा दूंगा। हाँ। अच्छा बच्चू रुक, उससे पहले मैं तुझे कबूतर बनाती हूँ। ठीक उसी वक्त विभोर और विधि की माँ कविता वहाँ आई और बोली, चलिए खाना खा लीजिए। अभी नहीं, बस ये कविता की आखिरी पंक्तियों में फंसा हुआ हूँ, बाद में खाऊंगा। ओफो, अब बस भी कीजिए। कभी कभी तो लगता है कि ये डायरी नहीं, मेरी सौतन है सौतन। अरे, इसमें भी लिखता तो मैं कविता ही हूँ ना, जो कि तुम्हारा नाम है। हाँ, लेकिन उन कविताओं में मेरा जिक्र भी नहीं होता। सुनो जी, आखिर आप मान क्यों नहीं जाते? अच्छी खासी नौकरी मिल रही है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और मुझे वो मौका नहीं चाहिए जिसे लेकर मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूं। जानती हो ना कि इस नौकरी को देकर वो मुझे अपने एहसानों तले दबाना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी लेखनी छोड़कर बस वही लिखूं जैसा वो मुझसे कहें। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? बस कविता, और कोई बात नहीं। असल में नंदन एक कवि और लेखक थे। उनकी लेखनी में या तो देश प्रेम की भावना भरी होती थी या फिर समाज में हो रहे भ्रष्टाचार और गलत कामों के खिलाफ तीखे बोल, जो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्या है ये नंदन का मसला तो पिछले महीने ही हल कर दिया गया था ना। सर, हमने उसे जॉब ऑफर की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उल्टा अब वो हमारे खिलाफ और ज्यादा लिखने लगा है। ठीक है, तो इसका देशभक्ति का भूत उतारने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास। गोगा को फोन लगाओ। ये है डैनी, जो देश की कई बड़ी कंपनियों का मालिक है और अपने बिजनेस की आड़ में ये लगातार देश के दुश्मनों की मदद कर रहा था। नंदन काफी समय से इन सब के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और जब डैनी लालच देकर उन्हें नहीं रोक पाया तो उसने अपने पालतू गुंडों का सहारा लिया। हाँ भाई, आखिरी मौका दे रहा हूँ, बोल, झुकेगा या पूरे कुनबे के साथ मरेगा? मौत से डर जाऊं ऐसी नहीं फितरत मेरी, और तुझ जैसे टट्टू के आगे झुक जाए इतनी कमजोर तो कलम भी नहीं मेरी। ओहो, वाह 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 भाई, राइमिंग तो तेरी जबरदस्त है, लेकिन क्या करें, अब टाइमिंग ना है तेरे पास। इतना कहकर उस गुंडे गोगा ने पहले कविता को गोली मारी और फिर नंदन को। अब बारी थी विभोर और विधि की, लेकिन उससे पहले ही विधि ने विभोर से कहा, विभू तू भाग जा यहाँ से। दीदी, लेकिन आप। आंखों में आंसू लिए मासूम विभोर पलटा और वहाँ से जाते हुए उसे एक कोने में पड़ी अपने पिता की डायरी दिखाई दी, जिसे उसने उठा लिया और अगले ही पल वहाँ से गायब हो गया। आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कैप्टन? हम आतंकवादियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं, तो फिर उनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे? सर, क्योंकि उनकी लोकेशन स्टेबल नहीं है और कई बार तो अचानक ही लोकेशन गायब हो जाती है। हमें डर है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो क्या हम इस मिशन को फेल समझ लें? नहीं सर, अब बस एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर हमारा कोई एजेंट उनके बीच जाकर ये मिशन पूरा कर दे। ये बहुत रिस्की है। क्या कोई नाम है तुम्हारे पास? जी सर, बिल्कुल है, एजेंट विभोर सर। विभोर अब इंडिया की सीक्रेट एजेंसी का सीक्रेट एजेंट था। हालांकि वो आम लोगों के लिए सिर्फ एक पेशेवर जादूगर था। एजेंसी की तरफ से विभोर को पूरा मिशन समझाया गया और फिर, विभोर, तुम वहां बिल्कुल अकेले और निहत्थे होगे। अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। सर, ये सब सोचना होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। विभोर को तय वक्त पर सही लोकेशन पर पहुंचा दिया गया, जो देश से बाहर की थी। विदेशी जमीन पर विभोर सबके लिए एक मामूली जादूगर था, लेकिन उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। तो आज जाकर मिलाए तू, बस ये तुम दोनों का आखिरी वक्त है। डैनी और गोगा ही वो आतंकवादी थे जिन्हें मारने के लिए विभोर को भेजा गया था।
विभोर उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर डैनी के बगल में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जिसके गले में ठीक वैसा ही लॉकेट था जैसा कि उसकी बहन विधि पहना करती थी। ये देखकर विभोर के कदम रुक गए और फिर कुछ देर बाद विभोर ने अपने मैजिक शो में हिस्सा लेने के लिए उसी लड़की को स्टेज पर बुलाया। हाँ तो मैडम, अगर हम दोनों कुछ देर के लिए यहाँ से गायब हो जाएं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। विभोर ने अपनी किताब से कुछ मंत्र पढ़े और अगले ही पल धुएं के गुबार के साथ वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। दीदी, मैं विभोर, क्या ये आप ही हो दीदी? विभू, तू आ गया मेरे भाई। आप यहाँ इस डैनी के साथ क्या कर रही हो दीदी? मैं तो तब से इसके साथ हूँ जब से इसके आदमी ने माँ बापा को मारा था। वो गोगा ही मुझे इसके पास लेकर आया। मैं भी चुपचाप इसकी गैंग में शामिल हो गई, उस मौके के इंतजार में जब मैं इसे मौत के घाट उतार सकूं। तो वो मौका आ गया है दीदी। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मेरा इशारा मिलते ही स्टेज के पीछे चली जाना। अगले ही पल विभोर और विधि वापस स्टेज पर थे। डैनी और गोगा सामने खड़े थे और फिर तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है फाइनल शोडाउन का। अब यहाँ वो होगा जो किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। और यही विधि के लिए इशारा था। वो फौरन स्टेज के पीछे जाकर खड़ी हो गई और फिर विभोर ने उस डायरी से एक कागज फाड़ा, फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस कागज को हवा में लहराने लगा। देखते ही देखते वो कागज बड़ा होता गया और तिरंगे में बदल गया। ये जादू देखकर वहाँ सभी तालियां बजाने लगे, सिवाय डैनी और गोगा के। ये क्या कर रहा है? ये इंडियन फ्लैग क्यों लहरा रहा है? कुछ गड़बड़ है। जाओ, जाकर पकड़ो इसे। इससे पहले कि गोगा विभोर तक पहुंचता, विभोर के हाथों से लहराता तिरंगा उस तक पहुंच गया और गोगा से लिपट गया। चंद पलों में ही सांस रुकने से गोगा की मौत हो गई और अब बारी थी डैनी की। कौन हो तुम? वही जिसकी रगों में उस देशभक्त पिता का खून है, जिसे तूने मरवा तो दिया लेकिन झुका नहीं सका। पहचानता है इस डायरी को? इसके पन्नों में आज भी उस कलम की स्याही है जिसे तुम मिटा देना चाहता था, और आज यही स्याही तुझे मिटा देगी। ये कहकर विभोर ने उस डायरी के सारे पन्ने फाड़कर हवा में उड़ा दिए। फिर वो सभी कागज बड़े और मजबूत तिरंगों में बदल गए और सभी ने डैनी को चारों तरफ से घेर लिया। डैनी काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन उन तिरंगों की कैद से आजाद नहीं हो पाया और आखिरकार विभोर के एक इशारे पर उनमें से एक तिरंगा डैनी के गले से लिपटकर उसकी मौत की वजह बन गया। डैनी के मरते ही विधि दौड़कर विभोर के पास आई। तू तो सच में बड़ा जादूगर बन गया विभू। आई एम प्राउड ऑफ यू। सरजू सब्जी का ठेला लगाता था। परिवार में उसकी पत्नी शांति और 2 बच्चे कृष्णा और साधना थे। सरजू गरीब था। सब्जी बेचकर उसकी जो भी कमाई होती थी उससे घर और ठेले का किराया भी देना होता था, इसलिए कई बार वो चाहकर भी पत्नी और बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता था। शांति, तुम भी कितनी बदनसीब हो। देखो ना, मैं तुम्हें शादी के बाद कोई सुख ही नहीं दे पाया। आप ऐसा क्यों सोचते हो जी? आप मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी भगवान पर विश्वास रखो, दुख के बाद हमारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। अच्छा, तो मुझे कुछ खाने को दे दो भाई। वो 1-2 घर सब्जी के नए बंधे हैं, तो समय से बेचने जाओ तो वो मेरे से ही खरीद लेते हैं। सरजू सब्जी का ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो मोहल्लों में जा जाकर सब्जियां बेचा करता था। कौशल्या नाम की एक बड़ी उम्र की महिला सरजू से ही सब्जी लेती थी। उसे पता था कि सरजू के आने का समय हो रहा है, इसलिए वो दरवाजे पर ही उसकी प्रतीक्षा करती थी। सब्जी ले लो, आलू, प्याज, भिंडी, तोरी, करेला, ककड़ी, खीरा, गोभी ले लो। अरे सरजू, आज बड़ी देर कर दी आने में। कब से प्याज लेने के लिए खड़ी हूँ। दाल को तड़का लगाना है। ला, जल्दी से 1 किलो प्याज दे दे। और सुन, कल जरा ताजी सब्जियां दे जाना। परसों फिर 15 अगस्त है, तू आएगा नहीं। अभी देता हूँ माताजी, ये लो। सरजू कौशल्या को सब्जी देकर आसपास के सारे मोहल्लों में घूमता था। सारा दिन सब्जी का ठेला लिए वो घूमता रहता था और शाम को थका हारा घर आता था। अब तू क्यों रोने लगा? क्या हुआ है? माँ, मेरी पूरी पतंग फट गई। चिपकाया तो उड़ी नहीं रही है। मुझे 15 अगस्त पर नई चरखी और पतंग दिलवाओगी ना? कृष्णा, अभी तेरे पापा आ गए हैं, वो हाथ मुंह धो रहे हैं। उनके सामने पतंग और चरखी की कोई बात मत करना। वैसे भी वो पूरे दिन के थके हुए आते हैं। अब रोना बंद करो। सरजू खाना खाने बैठ जाता है। क्या हुआ कृष्णा, रो क्यों रहा है बेटा? नई पतंगे और मांझी की नई चरखी मांग रहा है।
मोहल्ले के दोस्तों को देख लिया, उनके पास खूब सारी पतंगे और नई चरखी हैं, तो इसे भी वही चाहिए। कोई बात नहीं, कल मैं अपने बच्चों के लिए नई पतंगे और चरखी लेता आऊंगा, ठीक है? फिर हम परसों पूरा दिन पतंग उड़ाएंगे, ठीक है ना बेटा? अरे सरजू कहाँ है? आइए आइए लालचंद जी, मैं कल सुबह ही आपके पास आने वाला था। मुझे सब पता है तेरे बहाने, कल की कल करते हुए आज 10-15 दिन बीत गए। ला निकाल मेरे 5,000 रुपए, 2 महीने का ठेले का किराया, वरना ठेला वापस ले जाता हूँ। हाँ रुकिए लालचंद जी, 5 तो पूरे नहीं हो पाएंगे, ये 3,000 रुपए अभी हैं मेरे पास, ये रख लीजिए, मैं आपको अगले हफ्ते बाकी के पैसे दे दूंगा। नहीं भाई, पूरे पैसे दे जाना और ठेला किराए पर वापस ले जाना। हरिया, ए मंगल, ठेला उठाओ चलो। लालचंद जी, नई सब्जियों के पैसे दे आया हूँ, सुबह उठानी है, कैसे बेचने ले जाऊंगा? ऐसा मत करो लालचंद जी। बाकी के 2,000 दे दियो, फिर ले लियो ठेला दोबारा। हाँ चल। लालचंद अपना ठेला और 3,000 रुपए लेकर चला जाता है। सरजू दुखी और परेशान हो जाता है। उसका रोजगार का साधन ठेला लालचंद ले गया था, अब वो कैसे सब्जियां बेचेगा, यही चिंता उसे खाई जा रही थी। अगले दिन। अरे शांति, ये टोकरा कैसा, कहाँ से लाई हो? अरे वो एक बार तुम पिछले साल आम और खरबूजे इसमें लेकर आए थे, तो ये टोकरा मैंने संभाल कर रख दिया था। आज आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां इसमें ले जाकर बेच आओ। कोई बात नहीं, थोड़ी ही सही, बिकेंगी, पर खराब तो नहीं होंगी। सरजू सब्जियों का टोकरा अपने सर पर रखकर बेचने चल पड़ता है। रास्ते में सड़क पर जाम लगा हुआ था। सरजू थोड़ी देर वहीं रुक गया, तभी एक लड़का अपने दोस्त के साथ गाड़ी में। अरे यार, ये कितना जाम लगा हुआ है यार, ये झंडा ले लो भैया, 5 रुपए का है, ले लो ना भैया। अरे यार क्या मुसीबत है यार, ये ले 5 रुपए पकड़। भैया ये झंडा तो ले लो। बच्चा झंडा देकर आगे चला जाता है। वो लड़का झंडे को जमीन पर फेंक देता है। तभी सरजू ये सब देख लेता है। वो लड़के की गाड़ी के पास आता है। भैया जी, ये हमारे देश, हमारे भारत का झंडा है। इस झंडे के लिए तो हमारे देश के कितने शहीद कुर्बान हो गए, पर इस झंडे पर आंच नहीं आने दी। इसे संभाल कर रखिए भैया जी। कल 15 अगस्त है और ये झंडा इस देश की धरोहर है, इसे माथे से लगाना ही हमारी शान है। दूसरा बैठा हुआ लड़का सरजू से झंडा ले लेता है। जाम खुल जाता है, उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। सरजू भी सब्जी बेचने चल पड़ता है। मोहल्ले में पहुंचकर उसे याद आता है, अरे आज तो माताजी ने जरूरी सब्जियां लाने के लिए बोला था, जल्दी जाता हूँ। आज माताजी नजर नहीं आ रही। माताजी, ओ माताजी, कहाँ हो? अरे आज सब्जी नहीं लेनी क्या? अरे दरवाजा तो खुला हुआ है पर कोई आवाज। अरे अरे ये कौन करा रहा है? हाय पानी। माताजी आप जमीन पर कैसे गिरे? अरे माताजी कुछ तो बोलिए। मेरा पंप, मेरा पंप। माताजी ये मांग रहे हो आप? खाली है। डॉक्टर, डॉक्टर। कौशल्या की सांस फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अरे अब क्या करूं? इनके तो घर का कोई सदस्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। बाहर किसी रिक्शा को रोकता हूँ। ए भैया, रुकना, जरा रुकना, इन्हें उठाने में मदद करो यार। यहीं पास के हॉस्पिटल ले चलो भैया। 1 मिनट रुको, ये दुकान वाले भैया को बता दूं। भैया, इन माताजी के घर का कोई व्यक्ति आए तो बता देना, पास के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ठीक है जी। मैं अपनी सब्जी की टोकरी यहाँ रख कर जा रहा हूँ। ठीक है भैया, जैसे ही कोई वापस आता है मैं बोल दूंगा। ठीक है, जाओ जाओ। सरजू कौशल्या को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कौशल्या का चेकअप करते हैं। देखिए, इन्हें अस्थमा का अटैक आया है। इनके घर से कौन है? जी अभी तो मैं ही हूँ इनके साथ, बाकी मैं दुकान वाले को खबर दे आया हूँ। कोई भी इनके घर से आए तो खबर दे देंगे। डॉक्टर, कौशल्या जी को होश आ गया है। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी अब मुझे ठीक महसूस हो रहा है डॉक्टर। मुझे कौन लाया है यहाँ? मुझे तो होश ही नहीं था। माताजी आप बेहोश हो गई थी, कोई था नहीं तो आपको मैं हॉस्पिटल ले आया। सिस्टर, मेरी माँ कौशल्या जी यहाँ एडमिट हुई हैं। आप बता सकते हैं कौन सा वार्ड है? जी वो सामने से राइट जाकर रूम है। माँ आप? ये मेरा बेटा आ गया है, धीरज। माँ आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर, अब मेरी माँ कैसी हैं? धीरज, मैं अब ठीक हूँ। सरजू ने मुझे समय पर हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अरे भैया जी, अरे आप तो वही हो ना जो मुझे सुबह मिले थे? हाँ सरजू भैया, आज आपने मेरी माँ को बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 घंटे में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं।
धीरज सरजू के साथ माँ को घर ले आता है। धीरज बेटा, सरजू तुम्हें कैसे मिल गया? माँ, आज सरजू भैया ने मुझे अपने देश के झंडे का सम्मान करना सिखा दिया। धीरज माँ को सुबह वाली सारी बात बताता है। अरे हाँ, कल तो 15 अगस्त है, पर तू तो ठेले पर सब्जी लाता है। सरजू, आज तेरा ठेला कहाँ है? माताजी, वो किराया पूरा नहीं दे पाया, इसलिए उसका मालिक ठेला वापस ले गया है। अरे माँ, मेरा वो दोस्त है ना अनिल, उसके पापा ठेला वगैरह ही बेचने का होलसेल का काम करते हैं। अगर हम सरजू भैया को एक नया ठेला खरीद दें तो इनको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है, तू सरजू को नया ठेला ही दिलवा दे। माताजी, ये सब रहने दीजिए। सरजू, तू भी तो मुसीबत के वक्त मेरे काम आया, अब मेरा फर्ज भी तो कुछ बनता है। सरजू भैया, ये कुछ पतंगे और मांझा लेकर आया था, आप कल बच्चों को यहीं ले आइए। मेरे दोस्त भी होंगे, बच्चे भी 15 अगस्त यहीं मना लेंगे। हाँ हाँ सरजू, अपने परिवार को कल यहीं ले आओ, थोड़ी देर बच्चों का भी मन बहल जाएगा। अगले दिन सरजू शांति और बच्चों के साथ 15 अगस्त मनाने आता है। कृष्णा और साधना पतंग देखकर बहुत खुश होते हैं। धीरज कृष्णा और साधना को ढेर सारी पतंगे देता है और उनके साथ मिलकर पतंग उड़ाता है। शांति, तुम मेरी रसोई में जाओ और सबके लिए गरम गरम पूड़ी छोले बनाओ, आज सब तुम्हारे हाथ के पकवान खाएंगे। शांति सबके लिए पकवान बनाती है। सब मिलजुल कर 15 अगस्त मनाते हैं। सरजू और शांति की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी। बच्चों के चेहरे की खुशी बता रही थी कि आज गरीबी की गुलामी से बच्चे आजाद होकर उड़ने को पंख फैला चुके हैं। कौशल्या और धीरज की मदद से सरजू को बहुत सहायता मिलती है। आखिर एक गरीब का 15 अगस्त खुशियों की उड़ान भर चुका था।